तो हम गॉसेस लॉ के चैप्टर में हैं और सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का काम करना है और उसके लिए हमने ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि हम अपने एक्स वाई जेड एक्सेस रखते हैं और कोई पॉइंट अगर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए जेड एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारा एक कोऑर्डिनेट होता है। फिर अगर हमने वहाँ से एक एक्स वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो जहाँ पड़ता है उससे ओरिजिन को मिलाते हैं, वो लाइन जितना एंगल बनाती है उसको फाई कहते हैं हम। या ऐसे कहें कि जेड एक्सिस में और वो पॉइंट इसको लेकर के एक प्लेन बनाएं तो उस प्लेन का और जो एंगल है एक्स जेड प्लेन से वो फाई कहलाता है और जेड कोऑर्डिनेट। तो ऐसा जो सिस्टम है उसमें हम लोग कई तरह के एलिमेंट्स लेते हैं, लाइन एलिमेंट्स, सरफेस एलिमेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट्स, और वो हमने देखा कि अगर हम एक लाइंस के अंदर में चले लाइन एलिमेंट्स लें तो हमें 3 लाइन एलिमेंट्स बनते हैं। अगर हमने केवल एस बदला तो ये एक लाइन एलिमेंट बना जिसमें कि हम जेड एक्सिस से दूर की तरफ जा रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूर की तरफ जा रहे हैं वो, और छोटा एलिमेंट डी एस लिया, एस को बदला हमने, फाई और जेड को फिक्स रखा तो एक ये एलिमेंट बना। फाई को अगर हम बदलते हैं तो हम एक सर्कल के ऊपर चलते हैं और वो जो छोटा एलिमेंट है वो एस डी फाई, फाई कैप डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये बहुत बार मैं इस्तेमाल करूँगा। जो जेड एक्सिस है उस जेड एक्सिस के अराउंड आप ऐसा घूमें, वो जो डायरेक्शन है टेंजेंट, उस सर्कल पर जो टेंजेंट है वो उस जगह का फाई कैप वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, ये फाई कैप डायरेक्शन में एस डी फाई ये एक एलिमेंट है। और z को अगर मैंने dz बढ़ा दिया तो dz z के डायरेक्शन, z कैप, ये z बढ़ने के डायरेक्शन में ये लाइन एलिमेंट्स हैं और इन्हीं में से दो को हम मिलाते चलें तो सरफेस एलिमेंट्स बनते हैं। हम सामान्यतः जिन सरफेस एलिमेंट्स की बात करेंगे उसमें s फिक्स रखेंगे और फाई को और z को वेरी करेंगे। तो इन दोनों के कारण तो हम कहाँ घूमेंगे, हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस पे घूमेंगे, तो उसके कारण से जो है ये इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे इस एरिया एलिमेंट का, इस सरफेस एलिमेंट का। और तीनों को मिला दें, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम वॉल्यूम एलिमेंट बनाते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो हम कुछ कुछ चीज़ों का इसमें से इस्तेमाल करेंगे। तो अब मान लें मेरे पास एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो अगर मैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करता हूँ तो s पर डिपेंड करता है, जो चार्ज डेंसिटी है वो s पर डिपेंड करती है, फाई और z पर डिपेंड नहीं करती है। यानी एक z एक्सिस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे जितना चार्ज डेंसिटी है, किसी भी तरफ चले जाएं, ऊपर नीचे या ऐसे कहीं भी पे भी घूम जाएं, अगर s बराबर 1 सेंटीमीटर है, z एक्सिस से अगर 1 सेंटीमीटर पर हैं, इस तरफ हो या इस तरफ हो या इस तरफ हो, थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, कहीं पर भी वो चार्ज डेंसिटी सेम है। s बदल दिया, थोड़ा z एक्सिस से दूर चले गए तो शायद चार्ज डेंसिटी बदल जाए, लेकिन s वही है, फाई बदल रहे हैं, z बदल रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी नहीं बदलती। ऐसे को हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी चार्ज डेंसिटी अगर आप लिखें रो, एक छोटा सा वॉल्यूम हो और उसमें कितना चार्ज है फिर भाग लगा दें और ये चार्ज डेंसिटी निकालें, तो ये जो रो है जो किसी पॉइंट पर लिखते हैं उसको, तो सिर्फ इसको डिपेंड करना चाहिए एस पे, फाई पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, जेड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तब उसको हम लोग सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। याद होगा आपको, हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी चर्चा की थी और उसमें हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल किए थे, आर थीटा फाई इस्तेमाल किया था और सिर्फ आर पे डिपेंड करे, यानी सेंटर से केंद्र से कितने डिस्टेंस पर हैं उस डिस्टेंस पे केवल हम देखें और एक डिस्टेंस
तय कर लिया तो वहाँ जो चार्ज डेंसिटी है उतने डिस्टेंस पर, चाहे इधर चाहे उधर चाहे उधर चाहे उधर, तो वो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा। तो उस स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज डेंसिटी नहीं बदलनी चाहिए। फिर आप आगे बढ़ जाइए, केंद्र से दूर चले जाइए, नज़दीक चले जाइए, तो चार्ज डेंसिटी बदल सकती है। ऐसे को हम लोग स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है जिसमें कि एस पे डिपेंड करता है, यानी जो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है जेड एक्सिस से एस दूरी पे या एस त्रिज्या की, एस रेडियस की जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उस पे सब जगह चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो हम लोग इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसकी चर्चा आज करने वाले हैं। उदाहरण के लिए एक अगर हम लंबा तार रखते हैं, लंबा यानी इतना लंबा तार है, इतना लंबा तार है कि हम जिन बिंदुओं के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे उसकी तुलना में, वो जितनी दूर है उसकी तुलना में काफ़ी दूर तक ये वायर है, और इस पर एक चार्ज यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज इस प्रकार से बटा हुआ है, और इस लाइन चार्ज को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिनोट कर सकते हैं। लैम्डा लिखेंगे उसको हम चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी हमने एक छोटा सा डीएल लिया, इतने में कितना चार्ज है उसको देखा, तो ये लैम्डा जो है वो dq/dl ऐसा। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है। अगर हम यहाँ तो फाई तो का सवाल नहीं है क्योंकि एक ही लाइन पर इसी को हम जेड एक्सिस बोलने वाले हैं, तो आप इससे एस डिस्टेंस पर आगे बढ़ें ऐसे तो कुछ नहीं बदल रहा है, ठीक है, लेकिन जेड पर बदलें तो भी नहीं बदल रहा है। फाई में आप यहीं पे घूम जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे तो भी नहीं बदल रहा है, तो फाई जेड से इंडिपेंडेंट है। इसको हम एक सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक वॉल्यूम है, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, और उस पूरे वॉल्यूम के अंदर में, पूरे इसके अंदर में चार्ज है, और चूँकि अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। रो कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट इफ एस इज लेस देन ए। मान लीजिए ये रेडियस ए है, ये जेड एक्सिस है, एंड रो इज ज़ीरो इफ एस इज ग्रेटर देन ए। ऐसा अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है जिसमें कि हमने चार्ज भर के रखा हुआ है, लंबा है, ये लंबा इस सेंस में कि हम जितनी दूर यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो देखना है तो इस दूरी के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम लंबा कहेंगे, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कहेंगे। तो इसमें भी आप देखें एस पे डिपेंडेंट है, इसमें एक एस पे डिपेंडेंस दिख रहा है। अगर एस बराबर जो वैल्यू है वो ए से छोटी है, एस इज़ लेस देन ए है, तो वैसी हालत में एक चार्ज डेंसिटी है, एस इज़ ग्रेटर देन ए है तो दूसरी चार्ज डेंसिटी है, लेकिन जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स जब ये ख़त्म होगा उसके बाद जेड पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो इतना लंबा है कि उधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही देखना है अपने को, इतने का ही कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। तो जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा, फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। एक्चुअली इसमें तो सभी जगह एक ही बराबर है, लेकिन इंडिपेंडेंट है फाई से, इंडिपेंडेंट है जेड से। ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज हम जो अभी एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो इसी टाइप का है, लेकिन हम यूनिफॉर्म नहीं लेंगे, हम यूनिफॉर्म नहीं लेंगे। और इसी एग्जाम्पल में हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं वो इस प्रकार का है। जो रो है चार्ज डेंसिटी वो है मान लीजिए k इंटू एस, k कॉन्स्टेंट है, k इंटू एस किसके लिए, s लेस देन a के लिए, और फिर आगे ये ज़ीरो हो गई, s ग्रेटर देन के लिए ये ज़ीरो हो गई। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इसमें ये एक वॉल्यूम है, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, लंबा, काफ़ी लंबा, और उसका जो एक्सिस है ये हमारा z एक्सिस है, और इससे जितनी दूर का पॉइंट लेंगे इस वॉल्यूम के अंदर में, जितनी दूर का पॉइंट लेंगे वहाँ उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी मिलेगी। नज़दीक के पॉइंट पे कम चार्ज डेंसिटी है, दूर के पॉइंट पर अधिक चार्ज डेंसिटी है, प्रोपोर्शनल टू एस है। लेकिन उतने ही एस पर अगर आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, तो एक जितनी चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर इन सब पर एक जितनी चार्ज डेंसिटी है। इतने ही डिस्टेंस पे आप अगर थोड़ा ऊपर चले जाएं, यहाँ उतनी ही चार्ज डेंसिटी है, नीचे चले जाएं उतनी ही चार्ज डेंसिटी है। तो z से इंडिपेंडेंट है, फाई से इंडिपेंडेंट है।
ऐसे जो सिस्टम्स हैं वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इसको प्लस 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 से दिखलाना चाहें तो आपको यहाँ पे बड़े एक चार्ज यहाँ तो दूसरा यहाँ, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी नज़दीक, उसके बाद और भी नज़दीक, उसके बाद और भी नज़दीक, ऐसा करके चित्र बनाना पड़ेगा। तो इसके कारण से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म। क्या है गॉस लॉ में? इंटीग्रल फॉर्म में इंटीग्रेशन E डॉट dA ऑन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस में एक वॉल्यूम बनेगा और उस वॉल्यूम के अंदर में जितना चार्ज है वो यहाँ लिखना है। ये अपना गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है, इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो मान लीजिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं फॉर ए पॉइंट विच इज़ इनसाइड द सिलेंडर, इसके अंदर s लेस देन a का करना चाहते हैं। एक अच्छा सा सुंदर सा एक्सिस तो बन जाओ। यहाँ कहीं पे हम चाहते हैं, ये डिस्टेंस s है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं। अब कल्पना कीजिएगा कि ये पूरी जो पाइप है, इस पाइप के अंदर में चार्ज ठूस ठूस के भरे हुए, लेकिन कैसा भरे? बीच के एरिया में हल्के हल्के हैं और किनारों के एरिया में ज़्यादा है, इस तरीके का। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस चार्जेस के कारण। तो यूनिक डायरेक्शन कौन सा? जिसका कोई कॉम्पिटिटर न हो। अगर आप कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ एक कंपोनेंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ एक कंपोनेंट है, और याद रखिएगा ये लॉन्ग वॉल्यूम है, इसके किनारे नहीं दिख रहे हैं, तो सवाल उठेगा कि इस तरफ क्यों नहीं है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसके ऊपर जैसे चार्जेस बटे हुए हैं, इसके नीचे भी वैसे ही चार्जेस बटे हुए हैं। तो इस पॉइंट को क्या मालूम कि मुझे ऊपर जाना या नीचे जाना? यहाँ पे कोई z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कॉम्पीटिंग, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वाली दिशाएं हैं। ये इधर तो कोई कारण बताओ कि इधर क्यों नहीं, तो इसलिए इधर नहीं। इसी तरीके से अगर हम फाई कंपोनेंट भी देखते हैं, यहाँ से एक ऐसा सर्कल बनाएं तो एक ये फाई का डायरेक्शन है, फाई कैप इधर हो सकता है, ये डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ कंपोनेंट हो सकता है, या यहाँ पे इधर की तरफ कंपोनेंट हो सकता है। ये एक्चुअली दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन में है। ये यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे इधर भी कंपोनेंट हो सकता है और इधर भी कंपोनेंट हो सकता है। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इधर वाले जाने की दिशा में और इधर वाली जाने की दिशा में क्या फ़र्क है? इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। याद रखिए, केवल आप इस चार्जेस को देखिएगा, चार्जेस जो बटे हैं उसी के आधार पे आपको ये फ़र्क करने हैं। तो फाई कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं प्लस माइनस में, जेड कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं प्लस माइनस में। तो इसलिए न फाई कंपोनेंट होगा और न जेड कंपोनेंट होगा, लेकिन एस कंपोनेंट में फ़र्क कर सकते हैं। एस कंपोनेंट अगर देखना है तो उसमें फ़र्क कर सकते हैं। इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये इस डायरेक्शन में है तो है, इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एक एक्सिस डिफाइंड है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये, और ये एक ही डायरेक्शन है ये। तो इसलिए इसका जो कंपोनेंट होना है वो इधर ही की तरफ होना है। इधर क्यों नहीं होना है? इधर क्यों नहीं होना है? तो फिर से हम अपनी लॉजिक लगा सकते हैं कि फ़र्क है। यहाँ पे कम चार्जेस हैं, यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस हैं। इधर में डेंसिटी कम होती जा रही है, इधर में डेंसिटी अधिक होती जा रही है। तो इस दिशा में और इस दिशा में फ़र्क है, लेकिन इस दिशा में और इस दिशा में कोई फ़र्क नहीं है। इधर जो चार्ज डेंसिटी है, ऐसे देखो तो ऐसे इधर भी है। इसके बाएं में देखो, दाहिने में देखो, कम है ज़्यादा है। इसके भी बाएं में दाहिने में देखो, कम है ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पहले तय करते हैं, तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दिशा जो होनी है वो इस डायरेक्शन में दिशा होनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी लीजिए आप, यहाँ लीजिए, वहाँ लीजिए, वहाँ लीजिए, इससे दूर जाता हुआ। तो क्या करेंगे हम? कैसा ये सरफेस बनाएंगे? गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस। जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको लेते हुए हम एक सिलेंडर बनाएंगे, ऐसा सिलेंडर बनाएंगे, सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएंगे, जिसका एक्सेस वही होगा जो इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस है। और तब
इसका जो ये सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस जो है पूरे में, उसको देखेंगे। ये जो टॉप है इसको भी बंद कर दीजिए, ये जो बॉटम है इसको भी बंद कर दीजिए। अब ये डब्बा हो गया, बंद डब्बा हो गया। ये जो सरफेस है, कर्व सरफेस प्लस टॉप सरफेस प्लस बॉटम सरफेस, ये है मेरा क्लोज्ड सरफेस जिस पे हम इस गॉस लॉ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करना है, ई डॉट डी ए को कैलकुलेट करना है। तो 3 सरफेस हैं, एक कर्व्ड, एक ये फ्लैट और एक ये फ्लैट। तो सबसे पहले कर्व पे आते हैं। तो हमको एक छोटा डी ए चाहिए। अब इस कर्व सरफेस पर जब आप घूमेंगे तो क्या बदलेगा? फाई बदलेगा और जेड बदलेगा, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल सरफेस से बाहर जाएंगे तो एस बढ़ जाएगा, अंदर आएंगे तो एस घट जाएगा, उसी पर रहेंगे तो एस सेम रहेगा, लेकिन फाई बदलेगा और जेड बदलेगा। तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट बनाएंगे वो कैसा एलिमेंट बनेगा हमारा? ये जो एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट बनेगा जिसमें कि एक ऐसे घूमे हैं और एक ऐसे गए हैं। तो ये एलिमेंट जो बनेगा डी ए कर्व सरफेस पे, ऑन द कर्व सरफेस, याद रखिएगा। ये बनेगा एस फिक्स है, तो फाई बदलेगा तो इतने चलेंगे और जेड बदलेगा तो इतना चलेंगे। और क्या डायरेक्शन होगा इसका? आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं हम लोग बाहर की तरफ, तो इस एक्सिस से बाहर की तरफ है, यानी एस कैप। ये डी ए है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हम पहले ही कह चुके हैं कि वो बाहर की तरफ एस कैप डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव या नेगेटिव वो चार्ज डिसाइड करेगा कि ये जो चार्ज है इसका साइन क्या है। लेकिन हम इधर लेके चलेंगे, जो उसका आने वाला एक्सप्रेशन वो नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ई जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं ई एस कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया और फिर एस कैप हो गया। याद रखिएगा कि जब हम ऐसा लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये मैग्नीट्यूड हो जाए, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है उस सेंस में। तो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ये ई और ये डी ए, तो एस कैप डॉट एस कैप हो गया 1। तो क्या बचा? ये एस बचा और यहाँ ये ई बचा और यहाँ डी फाई और डी जेड ये बचा। और इस पूरे कर्व्ड सरफेस पे अगर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि हम हमेशा क्लोज्ड सरफेस में काम करना है, तो पहले कर्व को देखेंगे, बाद में फ्लैट्स को भी देखेंगे। ये हो गया हमें एस, इस पूरे कर्व सरफेस के लिए एस फिक्स्ड है, एक ही एस है, एक ही रेडियस है इस सिलेंड्रिकल सरफेस का, तो इसलिए ये एस फिक्स्ड है। ई का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। आप एस नहीं बदलेंगे अगर, तो ई का भी बदलेगा नहीं, क्योंकि फिर से वही बात है कि आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, अगर एक ही सेम डिस्टेंस पर हैं तो जैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा ये, तो जो ई का मैग्नीट्यूड यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। ऊपर नीचे देखें, आप यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, इन दोनों पॉइंट्स में कोई फ़र्क नहीं, जब तक ये किनारे दिखाई न देने लग जाए। अगर ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, किनारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जैसा इधर वैसा इधर। तो इस कारण से हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पे ई, तो ई का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा फाई पे और जेड पे। अब ये जो हाइट है, ये मान लिया एच हाइट मैंने ली है, तो डी जेड पूरा जोड़ेंगे तो ये एच बनेगा, और डी फाई जोड़ेंगे तो 2 पाई बनेगा। तो यानी ये 2 पाई यहाँ से और एच यहाँ से और एस यहाँ से और ई यहाँ से। फ्लैट पर आइए, इस पर भी देखिए, फ्लैट सरफेस, इस पर देखिए ई डॉट डी ए, डी ए देखिए। अब ये डी ए कहाँ लेना है? ये डी ए कहाँ लेना है? ये डी ए इस फ्लैट सरफेस पर लेना है, यहाँ पे लेना है। इस फ्लैट सरफेस पर अगर आप ले रहे हैं तो क्या नहीं बदल रहा है? जेड नहीं बदल रहा है, फाई बदल रहा है, एस बदल रहा है। इस फ्लैट सरफेस पे आप एक्सिस के नज़दीक के भी पॉइंट्स हैं, दूर के भी पॉइंट्स हैं, एस बदल रहा है, फाई बदल रहा है, इधर भी है पॉइंट्स, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी है, लेकिन जेड नहीं बदल रहा।
तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ जब हम एरिया एलिमेंट बनाएंगे तो उसका डायरेक्शन z कैप के डायरेक्शन में होगा। और उस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, तो z नहीं बदलेगा, s बदलेंगे ds, फाई बदलेंगे s d फाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इसका डायरेक्शन z कैप के डायरेक्शन में है, तो इसलिए E डॉट डी जब करेंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डी इस तरफ है। E डॉट डी जब करेंगे तो वो 0 होने वाला है, परपेंडिकुलर। और नीचे वाले फ्लैट सरफेस पर भी वही हाल है। यहाँ जब आप एरिया एलिमेंट बनाएंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर को खींचेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होने वाला है, तो वो भी 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो दोनों फ्लैट सरफेस पे E डॉट डी ए 0। अब सबको जोड़ दीजिए, क्लोज सरफेस बन गया। तो क्या पता चला, E डॉट डी ए ऑन द क्लोज सरफेस। अब मैंने ये गोला लगा दिया, अब पूरे क्लोज सरफेस पे बात कर रहा हूं, वो इतना ही निकल करके आया, 2 पाई HSE। ये साइड बन गया, LHS साइड हो गया। RHS साइड में आ जाइए। इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो बना है, जो हमने ये लिया है, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q इन कितना है, वो निकालना पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी वैरी कर रही है, चार्ज डेंसिटी वैरी कर रही है। तो इस सिलिंड्रिकल, अब वॉल्यूम की बात हो रही है, इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो हमें एक वॉल्यूम एलिमेंट लेना होगा। इसके अंदर में ये जो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम यहाँ बना हुआ है, इसके अंदर में एक छोटा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम एलिमेंट। यहाँ चार्ज लिखना पड़ेगा और फिर पूरे इस वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर हम छोटा वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, S भी बदलेंगे, फाई भी बदलेंगे, Z भी बदलेंगे, तो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा। क्या होगा वो, S बदला, फाई बदला और Z बदला, ये वॉल्यूम एलिमेंट बना। और जो उस इतने वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है, रो डी ए, रो डी टॉ, वो कितना हुआ, रो कहाँ लिया है, ये वॉल्यूम एलिमेंट कहाँ लिया है, इससे एक्सिस से s दूरी पे लिए हैं, उसके बाद उसको ds आगे बढ़ाए हैं। तो ds तो इन्फिनिटेसिमल है, तो यहाँ से s दूरी पर है ये, और इसलिए ये जो रो है ये k इंटू s, और डीटो है यहाँ पे s ds d फाई और dz, ये है, ये dq है। उस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में जितना चार्ज है वो ये है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे में निकालने के लिए, तो जो चार्ज इनसाइड है वो इसी का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन k s स्क्वायर ds, ये हो गया, फिर यहाँ पे d फाई हो गया और यहाँ पे dz हो गया। प्रॉपर लिमिट्स, क्या लिमिट्स होंगे, इस पूरे सिलिंड्रिकल को कवर करना है, तो इस सिलेंडर को कवर करने के लिए S को 0 से शुरू होकर के यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, इतनी दूरी तक जाना है। तो अगर आप इसको, ये जो फाइनली जहाँ मुझे निकालना है उसके डिस्टेंस को कुछ अलग नाम दे लीजिए, कन्फ्यूज़न न हो, बाद में मैं बदल लूँगा। S0, ये S0 दूरी पर अगर ये पॉइंट है, तो S का जो लिमिट है वो हमारा 0 से और S0 तक है। इतनी ही दूर के अंदर में निकालना है मुझे अपना चार्ज कितना है, इनसाइड, Q इनसाइड। और फाई का तो 0 से 2 पाई होना पड़ेगा। और dz जब करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो जो भी यहाँ एलिमेंट है उससे h ज़्यादा यहाँ लिमिट होगी। ये इंटीग्रेशन मुझे पता ही है क्या होने वाला है, तो कुछ z0 से z0 प्लस h ऐसा लिख सकते हैं आप। क्या बना, ks क्यूब बाई 3, और लिमिट रख दीजिएगा ये अपर लिमिट, तो इतना ks क्यूब, ये ks क्यूब बाई 3 ये बना। d फाई का इंटीग्रेशन 2 पाई बना, और इसका इंटीग्रेशन जो ये हाइट ली है वो बना h। ये है q इन। अब आप मिलान कीजिए,
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। अब आप मिलान कर दीजिए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2 पाई एच एस ई, और राइट हैंड साइड जो है वो है 2 पाई एच एस नॉट। ये भी एस नॉट ही है, ये भी एस नॉट ही है। कर्व सरफेस का भी रेडियस अगर आप एस नॉट लेते हैं तो उसको भी एस नॉट ही लिखेंगे। तो 2 पाई ये लिख रहे हैं, ये साइड 2 पाई एच और एस नॉट का क्यूब, और के भी है और 3 भी है, के भी है और 3 भी है। ऐसा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। क्या क्या कट गया? 2 पाई कट गया, 2 पाई को काट दीजिए, हटाइए। एच कट गया, ये एच यहाँ से और ये एच यहाँ से ख़त्म। यहाँ एस नॉट है, यहाँ एस नॉट का क्यूब है, इस एस नॉट को ख़त्म कर दीजिए और यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दीजिए। क्या बच गया यहाँ पे? ई बराबर एस नॉट यहाँ से ख़त्म कर दिया मैंने, यहाँ पे बच गया ये के एस नॉट का स्क्वायर और बटा 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अंदर में, इसके अंदर में किसी पॉइंट पे एस नॉट दूरी पे किसी पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब एक बार ये मिल गया, ये सारा जो कैलकुलेशंस है अब इसकी ज़रूरत है नहीं अपने को, तो फिर हम इसी सेंटेंस को दोबारा बोलने वाले हैं। कौन से सेंटेंस को? ये फॉर्मूला देखिएगा, जेड एक्सिस से एस नॉट दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के एस नॉट स्क्वायर बाई 3 होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जेड एक्सिस से एस दूरी पर के पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के एस स्क्वायर बाई 3 होता है। तो एस के फंक्शन के रूप में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के एस स्क्वायर बाई 3 फॉर एस लेस देन ए। जो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और अगर आप इसका डायरेक्शन भी लिखना चाहते हैं तो ये ई कर दीजिए और यहाँ पे इसको कैप कर दीजिए। के का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो डिसाइड करेगा कि फील्ड बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। अब इसके बाहर के पॉइंट के लिए अगर आपको निकालना है, जो आप खुद करेंगे, तो ऐसा ही बनाइएगा, इसी प्रकार का। उसी तरह से एच हाइट का एक सिलेंडर ऐसा बनाइएगा, एक सिलेंडर ऐसा बनाइएगा यही एक्सिस लेकर के, और इसी तरह से इसका भी कर्व्ड सरफेस देखिएगा और फ्लैट सरफेस देखिएगा और इधर का फ्लैट सरफेस देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा डायरेक्शन, इसी तरह हर तरफ ये एक्सिस से दूर हटते हुए डायरेक्शन में होगा, और पूरे इस सरफेस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होगा। तो उसी प्रकार से आप ई डॉट डी ए निकालिएगा कर्व सरफेस पे, और फ्लैट सरफेस पे फिर से 0 आएगा, और यही एक्सप्रेशन आएगा, यही एक्सप्रेशन आपको फिर से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बदली नहीं है। अभी ई का मान तो बदलेगा, लेकिन वो तो ई यहाँ से खुद ही निकल करके आने वाला है, तो यही एक्सप्रेशन आने वाला है। और चार्ज जिस समय लिखेंगे क्यू इनसाइड, चार्ज जब लिखेंगे इसके अंदर का चार्ज, तो ये इतने के अंदर का चार्ज मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो चार्ज है ही नहीं। तो एस नॉट तक का चार्ज का हमने ये निकाला हुआ है क्यू इन, देखिए, और ए, ये एस बराबर ए है, ये या इस एस नॉट को मैं यहाँ तक घुमा दूँ, ए तक ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? इस एस नॉट की जगह पर ए हो जाएगा। तो हम जल्दी से लिख सकते हैं ई डॉट डी ए मेरा वही रहने वाला है 2 पाई एच एस ई, और क्यू इनसाइड जो है वो रहने वाला है, क्यू इनसाइड ये देखिए के ए क्यूब बाई 3 इंटू 2 पाई एच, ये रहने वाला है। और इन दोनों को आप बराबर कीजिएगा। बटा एप्सिलॉन नॉट लगाया कि नहीं लगाया? बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इधर वाला पार्ट, और ये क्यू इन हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसको और इसको फिर से आप बराबर कीजिए एप्सिलॉन नॉट लेते हुए, और वहाँ से आप ई लिख सकते हैं कि ई कितना होगा, और ये आना चाहिए के और ए क्यूब बाई 3 एस,
ये आना चाहिए बाहर के पॉइंट के लिए। बस जैसे इसका अलजेब्रा कर लीजिए, ये बराबर ये बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप ई लिख सकते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया फॉर एस ग्रेटर देन ए। तो इस प्रकार से जो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके कारण अगर कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम इस तरह के गॉसियन सरफेस की रचना करते हैं और उससे फिर ऐसे कैलकुलेशन करके हम ई निकालते हैं। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक अगर है तो ऐसे बनाते हैं। और अगली क्लास में मैं एक और सिमेट्री का इस्तेमाल करूंगा, प्लेनर सिमेट्रिक। तो उसमें कैसे वो होता क्या है और उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये नेक्स्ट टाइम।